तो नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज की वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं व्यंजन के बारे में। पिछले वीडियो में आपने देखा था, हमने वर्णमाला शुरुआत की थी, वर्णमाला। और इसमें जो अपन ने पहला चैप्टर देखा था वो स्वर के बारे में देखा था। ठीक है, तो स्वर अपन ने पूरे देख लिए थे। तो आज देखने वाले अपन व्यंजन। शुरुआत करते हैं व्यंजन को। तो व्यंजन किसे कहते हैं? तो व्यंजन वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले व लिखे जाते। जैसा कि हमने स्वर में देखा था, स्वर कैसे होते हैं? ये स्वतंत्र होते हैं, इनको बोलने व लिखने के लिए किसी दूसरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जबकि व्यंजन क्या होते हैं? ये स्वर की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं, है ना। और बिना स्वर के व्यंजन हलंत द्वारा दर्शाए जाते हैं। अब हलंत क्या होता है? तो हलंत ये जो नीचे ये आड़े तिरछी रेखा होती है, इसको कहते हैं हलंत। अब यहाँ पर का के नीचे हलंत लगा है, इसका मतलब हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, यानी कि ये आधा है। अब जब ये पूरा इस तरीके से लिखा जाता है, इसका मतलब ये होता है कि इस आधे का में आपने स्वर जोड़ दिया है, तो ये पूरा क्या बन जाता है? आपका का। ठीक है, ये व्यंजन आता है। लेकिन जब हमको व्यंजन का शुद्ध रूप लिखना होता है, तो शुद्ध रूप में आपको उस वर्ण के नीचे एक आड़े तिरछी रेखा खींचनी पड़ती है, जिसे कहते हैं आपका हलंत। ठीक है, तो बिना स्वर के जब व्यंजन को दर्शाया जाता है तो उसमें किसकी सहायता ली जाती है? आपकी हलंत की, है ना। और उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं लिख रखा है आपके लिए, जैसे का है, का के नीचे हलंत है, किसी भी वर्ण के नीचे हलंत लगेगा तो उसका मतलब ये कि वो व्यंजन का क्या है? शुद्ध रूप है। और व्यंजन की कुल जो संख्या है वर्णमाला में वो है आपकी 33, यानी कि 33 कुल व्यंजन होते हैं आपके। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। व्यंजन के भेदों की बात करें, कितने टाइप के आपके व्यंजन होते हैं? तो स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और आपके द्विगुण व्यंजन। अब इनको बारी बारी देखते अपन, इनकी डिटेल क्या है। पहला होता है आपका स्पर्श व्यंजन। अब स्पर्श व्यंजन वे वर्ण जिनका उच्चारण जिह्वा के स्पर्श मात्र से होता है, मतलब जीभ के स्पर्श मात्र से जिनका उच्चारण होता है उन्हें क्या कहते हैं अपन? स्पर्श व्यंजन। ठीक है, जिह्वा जिस स्थान को स्पर्श करती है वह वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। मतलब जीभ मुंह के जिस भाग को स्पर्श करते हैं उस वर्ण का उच्चारण करती है, तो उसको क्या कह लेते हैं? उस वर्ण का उच्चारण स्थान उसको कहा जाता है। और उसी के आधार पर उस वर्ण का नाम पड़ता है, जो अपन आगे देखने वाले हैं अभी। ठीक है, इसका मतलब ये उच्चारण स्थान, 3 हमने कॉलम यहाँ पे बनाए। उच्चारण स्थान, ध्वनि का नाम, यानी कि मुख से या मुंह से ध्वनि कौन सी निकलती है उसको किस नाम से जाना जाता है। और वर्ण, यानी कि वर्ग के जो हम वर्णमाला होती है उसमें से कौन से वर्ग को उसके अंतर्गत रखा जाता है। तो उच्चारण स्थान की बात करें, यानी कंठ, यानी कि जो हमारा गला होता है इसकी बात करें, तो इस उच्चारण स्थान यानी गले कंठ का जो स्थान होता है वहाँ से ध्वनि कौन सी निकलती है, जिस ध्वनि को कहते हैं कंठ्य ध्वनि। ठीक, कंठ्य। और किस वर्ग के इसके अंतर्गत रखा जाता है वो है आपका पूरा का पूरा का वर्ग, यानी कि का, खा, गा, घा। ठीक है, ये पूरा होता है आपका क्या? का वर्ग। ठीक है, इसमें 5 होते हैं, एक वर्ग में 5 होते हैं। तो इस प्रकार से टोटल 25 क्या होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। संख्या स्पर्श की कितनी? 25 होती है। इसी प्रकार उच्चारण स्थान क्या है आपका? तालु। तालु उच्चारण स्थान, और इस ध्वनि को क्या कहते हैं? तालव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, जो तालु से निकलती है, यानी कि मुंह के हमारा मुंह जो है उसके ऊपरी जो भाग होता है, ठीक है, उसको तालु कहते हैं, तालव्य ध्वनि निकलती तालव्य। और कौन सा वर्ग इसके अंतर्गत आता है? तो चा वर्ग, चा, छा, जा, झा और आपका या। ठीक है, इस प्रकार से ये वर्ग इसमें पूरा आता है, चा वर्ग। इसमें 5 होते हैं, तो हमने 5 और 5 कितने? टोटल 25 तो हमने ये देख लिया स्पर्श व्यंजन होते हैं। अगली ध्वनि देखते हैं, उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा। ठीक है, जो मसूड़ है, जिनको हम शुद्ध अगर और आसान भाषा में समझे तो वहाँ से जो ध्वनि निकलती है उसको कहते हैं, यानी कि जीभ मूर्धा से स्पर्श करके जो ध्वनि बनाती है उसको कहते हैं मूर्धन्य ध्वनि। और ये टा वर्ग होता है आपका, टा, ठा, डा, ढा जो आप पढ़ते हैं पूरा, ये पूरा इसी के अंतर्गत आता है अड़ान तक। तो ये 5 ये हो जाते हैं इसमें आपके। ठीक है, 5 ये 15 और 5 इनमें और आने वाले। अगला है दंत, यानी कि दांत।
तो जीभ का स्पर्श जब दांतों से होता है तो कौन सी ध्वनि बनती है, उसे कहते हैं दंत्य ध्वनि। और ये कौन सा वर्ग आता है आपका वर्णमाला में, ता वर्ग। आपका पूरा ता, था, दा, धा और आपका ना, ठीक है। ये 5 पूरे आपके किस में आएंगे, तो दंत ध्वनि में आएंगे, जिनका उच्चारण कहाँ से होता है, तो दांत से, ठीक है। जब जीभ दांत से स्पर्श करती है। अब ये इस पे याद रखिएगा, इसमें जीभ जो है यानी कि जिह्वा जो है वो इन स्थानों से टच होती है, एक तरीके से कहें यहाँ से इनका उच्चारण स्थान बनता है, ठीक है। इसमें जीभ का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है इनके उच्चारण में, ठीक है ना। अगली ध्वनि आपकी ओष्ठ ध्वनि, यानी कि यहाँ पे बात हो रही होंठ जो होते हैं आपके, ठीक है, उनकी बात हो रही। तो जो ध्वनि बनती है वो क्या बनती है, ओष्ठ ध्वनि। और इसमें पा वर्ग, जब आप पा वर्ग को पूरा बोलेंगे, इस वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उनको पा, फा, बा, भा, इनको जब आप पूरा बोलेंगे तो आप देखेंगे जो आपके होंठ हैं वो एक उन्हीं का यहाँ पर मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है। पा, फा, बा, भा, ठीक है ना। ये 5 आपके होते हैं, 5 ही। तो 5 यहाँ पर हो गए आपके का वर्ग में, 5 चा वर्ग में, 5 10 15 20 और 5 25। तो टोटल कितने होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन में, 25 वर्ण, ठीक। और अब देखते हैं अगला आपका अंत्यस्थ व्यंजन। अब अंत्यस्थ व्यंजन की बात करें तो वे वर्ण जिनके उच्चारण वायु घुमड़ कर बाहर निकलती, कहाँ से, घुमड़ कर, तो मुंह से, यानी कि मुख के अंदर से वायु घुमड़ कर बाहर निकलती है। इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं आपके, यानी कि आधे स्वर आप इनको कह सकते हैं, या इनको संघर्षहीन सप्रभावी कहते हैं। ये इनके अलग दूसरे नाम भी या अन्य नाम से हम इनको जानते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन की बात करें, इसमें 4 होते हैं आपके, या, रा, ला और वा, ठीक। ये 4 क्या कहलाते हैं आपके, अंत्यस्थ व्यंजन कहलाते हैं। सिंपल है। अगला देखते हैं ऊष्म व्यंजन। वे वर्ण जिनके उच्चारण वायु घर्षण करते हुए बाहर निकलती है, यानी कि एक आपको फ्रिक्शन या वो घर्षण सा फील होता है जब आप इनको बोलते हैं, जैसे शा, 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 हा। तो ये एक तरीके से जो मुख के अंदर जो घर्षण होता है उसकी वजह से इसको ऊष्म कहते हैं, ऊष्म व्यंजन कहते हैं एक तरीके से, ठीक है। सा, शा, शा, हा, ये 4 आपके क्या होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन होते हैं। संयुक्त व्यंजन की बात की जाए, संयुक्त व्यंजन वे वर्ण जो 2 भिन्न व्यंजन के मेल से बनते हैं। यहाँ पे याद रखना 2 भिन्न व्यंजन है, समान व्यंजन नहीं है। यहाँ पर समान व्यंजन वो एक अलग चीज़ है, उसको अपन आगे देखेंगे। तो समान व्यंजन का कंसेप्ट यहाँ नहीं बनता, यहाँ 2 भिन्न व्यंजन का मेल होता है, तब क्या बनते हैं आपके संयुक्त व्यंजन बनते हैं। और इनकी संख्या 4 होती है, शा, त्रे, ज्ञा और आपका सा, ठीक है। अभी बनते कैसे ये देख लेते हैं, किन किन 2 भिन्न वर्णों से मिलकर जो बनते हैं। यहाँ पे लिखा है 2 भिन्न व्यंजन, ठीक। कौन कौन से भिन्न व्यंजन वो देखते हैं अपन अब। तो शा की बात करें, शा की, तो ये बनता है आपका का और सा से मिलकर, ठीक। जबकि ये और इनमें जब हम स्वर का लगा देंगे आ, तो ये पूरा जो बनता है वो बनता है आपका शा, ठीक है। तो ये 2 व्यंजन से मिलकर बनता है जो है आपके का और शा। सेम त्रा की बात करें तो ता और रा से मिलकर बनता है। ज्या की बात करें तो जा और या से मिलकर बनता है, इसका प्रोनाउंसिएशन ज्या होता है, ठीक है। ये ज्ञानी क्या बोलते हैं, लेकिन इसका जो उच्चारण है वो ज्या होता है, सही, ठीक। इसमें यहाँ भी हलंत लगेगा, यहाँ में भी। और शा की बात करें तो शा और रा, और आ इसमें स्वर आ जाता तो ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा, ठीक है। अगर ये अधूरा होता तो ये इस प्रकार से होता है, और ये भी अगर अधूरा होगा तो इस प्रकार होगा, शा भी अधूरा होगा तो इस प्रकार से होगा, त्रा भी अधूरा होता तो वो भी इस प्रकार लिखा जाता है आपका। तो जब इनमें आ जुड़ जाता है यानी कि स्वर जुड़ जाएगा तो ये पूरा आपका एक वर्ण बन जाता है। जैसा हमने डेफिनेशन में देखा था कि जो व्यंजन होते हैं वो स्वर की सहायता से ही लिखे व बोले जाते हैं। अगला आपका द्विगुण व्यंजन। तो वे वर्ण जिन्हें भाषा व लिपि में स्थान प्राप्त है, यानी कि हम इनको बोलने में और लिखने में प्रयोग तो करते हैं, लेकिन वर्णमाला में ये नहीं गिने जाते। ये इंपॉर्टेंट है, वर्णमाला में इनको स्थान नहीं दिया जाता है। और ये सिर्फ 2 होते हैं, डा और ढा। तो ये 2 होते हैं आपके द्विगुण व्यंजन। तो आज की वीडियो अपन ने क्या देखा, पूरा व्यंजन को देखा। पिछली वीडियो हमने स्वर की चर्चा की थी। अगले वीडियो में अपन देखने वाले हैं अयोग वाह।
यानी कि ये वर्णमाला का तीसरा जो खंड हमने करे थे स्वर व्यंजन अयोग वहाँ, उसमें ये बचता है, तो इसको अपन कल देखेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।